हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई विद शर्मा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ बीचों में वीडियो अपलोड नहीं की जा रही थी बिकॉज़ कि मेरा न्यू एडिशन चालू हो गया था क्लास का और मेरा तबीयत भी कुछ अच्छा नहीं था, इसीलिए वीडियो नहीं आ रही थी। लेकिन अब से वीडियो रेगुलर आएगी और रेगुलर वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज हम इस वीडियो में जो हमने लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 का जो टॉपिक हमने छोड़ा था पिछले वीडियो में, आज वहीं से हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक हमारा है सिंचाई। और सिंचाई के ऊपर से जितना भी टॉपिक है वो सब हमने कवर कर लिया है पिछले वीडियो में, बट पिछले वीडियो के कई सारे पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। 4 पार्ट में अभी तक वीडियो अपलोड की जा चुकी है और हम इस वीडियो में पूरे चैप्टर को इस वीडियो में पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारा वीडियो का 5वां पार्ट होगा। तो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें उनको भी हेल्प मिल जाए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और पढ़ लेते हैं 1.6 सिंचाई टॉपिक। सिंचाई पढ़ने से पहले सिंचाई का मतलब समझते हैं कि सिंचाई का क्या मतलब होता है और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ से होता है, सिंचाई होता कैसे है और इसको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए रीडिंग कर लेते हैं। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधों के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। कहने का ये मतलब है, जिस प्रकार हमें जीवित रहने के लिए, मनुष्य को जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि आप सभी को भी प्यास लगती होगी, पानी तो पीते ही होंगे, ठीक उसी प्रकार पौधों को भी तो प्यास लगती है, हमें पौधों को भी हम पानी डालते हैं। तो यही कह रहे हैं, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। जितने भी जिंदे हैं जो सांस ले पा रहे हैं, उन सभी को जिंदा रहने के लिए किन चीज़ की आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। जिस प्रकार ह्यूमन बींग्स जो मानव हैं वो वृद्धि भी करता है, जब छोटा बच्चा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन आपको पता है बड़ा कैसे हो रहा है वो? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है और अनेक चीज़ें। ठीक उसी प्रकार पौधों को भी वृद्धि के लिए जल का अब बहुत ही विशेष महत्व है इस साइंस में। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि बताइए कि जो पौधों का जल का अवशोषण कहाँ से होता है? तो हम क्या बोलेंगे? पौधों की जड़ों से जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। सिर्फ पानी का ही अवशोषण नहीं होता, जो मिट्टी में खनिज है और जितने भी उर्वरकों हैं वो पानी के साथ साथ वो भी अवशोषण कर लेता है। तो हमने क्या समझा इस टॉपिक में कि पौधों को कहाँ से जल का अवशोषण होता है? तो कहाँ से होता है? जड़ों से होता है। और साथ साथ क्या होता है? उर्वरकों और खनिजों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। कहने का ये मतलब है कि पानी, जो पौधों में पानी होती है, कितना प्रतिशत उसमें पानी होता है? 90%। उसमें 90% पानी होता है पौधों में। जल आवश्यक है क्यों? पौधों के लिए जल क्यों आवश्यक है? क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जब उसके अंदर जो बीज होता है, आपने देखा होगा जब पौधे को जब उखाड़ते हैं तो उसमें जड़ें होती हैं, उसमें बीज होती हैं। जब तक उसमें पानी नहीं देंगे उसमें शुष्क स्थिति में वो हो नहीं सकता, जब वो ग्रोथ नहीं कर सकता, वो बढ़ नहीं सकता जब तो उसमें हम पानी नहीं देंगे। आगे है, जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता रहता है। यह फसल के पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। अब जल जब हम जड़ों में डालते हैं तो जल जड़ों में ही नहीं रहता, वो साथ ही साथ जो पौधों की टहनियाँ होती है, पत्तियाँ होती है, वो वहाँ तक पानी भी पहुँचाया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। जब गर्म हवाएं चलती है, जब हम पौधों में पानी डालते हैं तो पानी कहाँ रहता है? पत्तों में रहता है, टहनियों में रहता है। और जब टहनियों में ठंडा ठंडा पानी रहेगा और गर्म हवाएं चलेंगी तो उसमें कोई असर ही नहीं पड़ेगा। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी के नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है।
जब हम खेत में बड़े पैमाने पर जब हम फसल उगाते हैं तो उसमें हमें पानी देना, नियंत्रण हमें पानी उसमें देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक नमी रहेगा पौधों में, अगर मिट्टी सूख जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा, तो क्या उसमें पौधा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से सूख चुका, उसको कहीं से भी खनिज नहीं मिल रहा, कहीं से पोषण नहीं मिल रहा, तो सिंपल है वो फसल पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमें उसको हमेशा नमी बनाए रखना होता है, थोड़ा सा कुछ गीलापन टाइप का में वो पौधा होना चाहिए, मिट्टी होना चाहिए, जिससे कि वो पौधा जो है स्वस्थ रह सके। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का करेक्ट डेफिनेशन क्या हुआ? जब हम खेत में पानी डालते हैं उससे हम क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतुओं में भिन्न होता है। अब जैसे कि ठंडियों में हम कम पानी डालते हैं खेतों में, वही गर्मी में ज़्यादा पानी डालते हैं। तो क्या कह रहा है कि हर ऋतुओं में अलग अलग प्रकार से हम मिट्टी में पानी डालते हैं। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। जैसे कि मैंने बताया कि ठंडियों में हम कम पानी डालते हैं खेतों में, क्योंकि पहले से उसमें नमी होता है और मिट्टी जो पहले से ही ठंडा भी होता है। लेकिन गर्मियों में मिट्टी बिल्कुल सूख जाता है, और मिट्टी को सूख जाता है तो उसमें क्या डालते हैं? भरपूर मात्रा में हम उसमें पानी डालते हैं। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन दर अधिक होने से हो सकता है? लेकिन यहाँ पे एक नोट करिए कि जब हम पानी डालते हैं पौधों में तो वो पानी टहनियों से होकर पत्तियों में भी जाती है। लेकिन जब हम पानी डालते हैं रोज़ रोज़ तो पत्तियों से बाहर भी निकलती है। अब कैसे निकलती है? वो इवेपोरेट हो जाती है। सूर्य की रोशनी से उसमें जो पानी है वो वाष्पोर्जन उड़ जाती है, पत्तियों के द्वारा वो पानी क्या होती है? उड़ जाती है। अब पढ़ेंगे सिंचाई। जब हम खेतों में पानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उसका स्रोत कहाँ है? पानी कहाँ कहाँ से हम उसमें दे सकते हैं, पानी कहाँ कहाँ से आता है? तो यही टॉपिक इसमें हम समझेंगे, सिंचाई के स्रोत क्या है, ये कहाँ से आता है। तो अगर आपको अभी वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अपने दोस्तों को भी हेल्प करना बनता है। सिंचाई का स्रोत जैसे कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। जैसे कि आपने अपने घरों के बगल में या फिर अपने गाँव में जहाँ पर रहते हो वहाँ पे आपने देखा होगा कि तालाब होती है, नदियाँ होती है, झील होती है, उसमें पानी भरा रहता है हमेशा। तो क्या यहीं से हमें पानी है प्रोवाइड की जाती है। अब नीचे है सिंचाई के पारंपरिक तरीके। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मोटर की मदद से भी पानी डाला जाता है, और कई कई प्रकार हैं जो हम पढ़ेंगे आगे। तो पहले पढ़ लेते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या हैं। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। अब क्या है, अभी जो मॉडर्न टाइम है, अब इस टाइम पे मोटर आ गया है। हम सीधा डायरेक्ट मोटर से कनेक्ट कर देते हैं, बोरिंग से कनेक्ट कर देते हैं और पानी हम खेतों में सीधा पहुंचा देते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि कुओं में, झीलों से हम बाल्टी से पानी डालते थे, उसमें बहुत टाइम लगता था, मेहनत भी, श्रम भी बहुत लगता था। लेकिन अब क्या है, अब तो सीधा मोटर से, पाइप से, बोरिंग से कनेक्ट करने से तुरंत उसमें श्रम भी कम लगता है और पानी तुरंत खेतों में भी पहुंच जाता है। तो क्या कह रहे हैं, मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों से इस्तेमाल किए जाते हैं। अंततः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। अब पहले ज़माने में क्या हुआ करता था, लोग अभी भी कुछ हैं किसान जो इनका प्रयोग करते हैं। क्या है, जैसे पहला मोट, जिसे हम घिरनी कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मोट में कि एक व्यक्ति है वो पानी ऊपर से भर रहा है और फिर यहीं पलट दे रहा है, क्योंकि इसने रास्ता बना रखा है खेत तक। यहाँ से पानी पलटेगा तो यहाँ से डायरेक्ट उसके खेत में चला जाएगा, लेकिन खेत में जाने के लिए उसको बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बार बार उसमें पानी निकाल के डालना होता है, उसमें श्रम बहुत लगता है। दूसरा है चेन पंप। अब चेन पंप कहाँ है, पहले इसको हम देख लेते हैं। जैसे चेन पंप, ये क्या है, अपने आप ये घूमती रहती है और इसके ऊपर एक बाल्टी लगा दिया जाता है, उसमें अपने आप ऑटोमेटिक पानी भरती रहती है और नीचे गिरती रहती है। लेकिन जब ये नीचे गिरती है तो फिर से खेतों में चली जाती है। अब खेतों में ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल प्लेन खेत है, सीधा उसके खेत में पानी पहुंच जाएगी, ऐसा तो है ही नहीं। ऊबड़ खाबड़ है तो पानी को पहुंचने में भी टाइम लगता है। तीसरा है ढेकली। अभी इसमें भी देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति है जो कुएं से पानी निकाल रहा है और उसको फिर अपने खेत के बगल में यहाँ पे फेंक रहा है, कि उससे कि फिर से ये जो पानी है वो किसी न किसी लाइन से उसके खेत में पहुँच जाए। लेकिन चौथा क्या है,
रहट, उत्तोलक तंत्र। उत्तोलक तंत्र क्या होता है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे कि यहाँ पे पानी का स्रोत है। अब यहाँ पे ये बैल क्या कर रही है, कन्फ्यूजन तो है कि ये बैल क्या कर रही है, पानी तो खेत में जा ही रही है, तो बैल क्या कर रही है यहाँ पे, बैल ये कर रही है कि जो आप देख पा रहे हो जो ऊपर जो बाल्टी लगी है वो जो घूम रही है उसमें से पानी गिर रही है। अब पानी जो देख पा रहे होंगे जो गाय का पैर है, बैल का पैर है आगे वाला, वहाँ पे देख रहे हो कुछ मिट्टी से ढका हुआ है, वो पानी जो है इस तरफ आ रही है और जो बैल है वो चल रही है। उसमें क्या है, धागा है, रस्सी है, जिसे चलने के कारण वहाँ जो मोटली है, जो क्या कहते हैं इसको, रहट है, वो घूम रही है और ऑटोमेटिक उसमें से पानी गिर रही है। तो बैलों की मदद से भी पानी का उत्पादन किया जा रहा है। अब इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ऊपर मैंने आपको समझा दिया मवेशी किस प्रकार से, मजदूर किस प्रकार से इनका उपयोग करते हैं खेतों में पानी पहुंचाने के लिए। तो इस पर भी कुछ क्वेश्चन बन जाता है कि आप बताइए कि मवेशी अर्थात मजदूर किन विधियों का इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में पानी पहुंचाने के लिए। तो आप बता सकते हैं मोट, चेन पंप, ढेकली, रहत, जिसे हम उत्तोलक तंत्र भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है, जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जब किसी कुएं में जब हम मोटर कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या क्या हमें उसके लिए ज़रूरत पड़ता है, क्या ज़रूरत पड़ता है, पंप। जो पंप होता है, मोटर होता है, उसको चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, डीजल की ज़रूरत होती है। जो खेत में और जो यूज़ किया जाता है वो मोटर पंप जो होता है उसके लिए क्या चाहिए, डीजल चाहिए, बायोगैस चाहिए, विद्युत का मतलब यहाँ है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली चाहिए, सौर ऊर्जा मतलब सोलर सिस्टम चाहिए, उपयोग किया जा सकता है। तो इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है कि आप बताइए कि जल को ऊपर खींचने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो आप बता सकते हैं, पहला पंप चलाने के लिए, दूसरा इसमें डीजल डालने के लिए, तीसरा बायोगैस, चौथा विद्युत मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, और पाँचवा है सौर ऊर्जा, सोलर सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। आगे है सिंचाई का आधुनिक विधियाँ। अब इसमें कई प्रकार के, जैसे आप देख पा रहे होंगे, छिड़काव तंत्र है, इसमें मोटर भी लगी है। अब क्या है ये, इसको बारंबार से पढ़ते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, अब इसको भी एक एक करके पढ़ लेते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न हैं। अब पानी का हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, ये पहले टाइप्स दिया गया है। पहला है छिड़काव तंत्र, जिसको स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। दूसरा दिया गया है हमारे पास ड्रिप सिस्टम, जिसको हिंदी में भी ड्रिप सिस्टम ही कहते हैं। अब ये दोनों सिस्टम क्या है, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको अंत में क्वेश्चन भी बताऊँगा। इससे पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पहले छिड़काव तंत्र पढ़ते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। इसको पहले नोजल बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं क्या है ये। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। अब इसका कहने का क्या मतलब है, असमतल। अब आपने देखा होगा खेतों में ऊबड़ खाबड़ होता है, कहीं ढलान होता है, कहीं नीचे होता है, तो इस तरीके से पानी तो पहुंच नहीं सकता। इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम का, जिसमें क्या होता है कि कुएं से मोटर कनेक्ट होता है और पाइप जो है वो खेत के हर पौधों तक पहुंचाया जाता है, और पौधों तक पहुंचाया जाता है उसमें एक नोजल लगा होता है। नोजल क्या होता है, नोजल जो होता है वो घूमता रहता है और पानी जो है वो मोटर के द्वारा प्रेशर में जाता है और नोजल घूमता रहता है। और नोजल में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होता है, छेद होता है, जिसके कारण पानी जो है वो उड़ता रहता है साइडों से और वो घूमता रहता है। जब वो पानी स्पीड से निकलता है और घूमता रहता है तो पानी क्या चारों तरफ फैलती है। फैलने के कारण क्या है, खेतों में पौधों तक आसानी से पहुंच सकती है। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पे कम धीरे धीरे कम पानी पहुँचती है, क्योंकि एक साथ इतनी भरपूर पानी उसको नहीं मिलती, वो धीरे धीरे निकलती रहती है। पाइप नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे पानी गिर रहा है, यहाँ पे ये क्या है, ये नोजल है जो कि घूम रहा है, और घूमने के कारण क्या है, वहाँ पे पानी निकल रही है। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि डिस्टेंस देखिए, एक पाइप यहाँ है, 2 3 4, एक लाइन में 4 है, दूसरे लाइन में भी 4 है, लेकिन इन दोनों के बीच की जो दूरी है, गैप है, बिल्कुल सेम है। उस हिसाब से इसे लगाया जाता है।
जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइपों में भेजा जाता है तो वो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। जैसे कि मैंने को पहले बताया कि नोजल में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब छिद्र होते हैं उसमें से पानी प्रेशर से निकलता है। अब प्रेशर से निकलता है और नोजल घूम भी रहा है। घूमने के कारण क्या, जैसे लगता है कि बारिश हो रही है। जैसे पौधों को लग रहा होगा कि अब तो बारिश हो रही है, तो उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसमें पौधे में पानी चला जाता है और पानी पहुँच भी जाता है। छिड़काव लॉन कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब क्या है, कौन सा है, छिड़काव लॉन कॉफ़ी की खेती। उसमें क्या ज़्यादा पानी की आवश्यकता, उतनी पानी की आवश्यकता नहीं होती, कम कम पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ किया जाता है। और किसके लिए अत्यंत उपयोगी, सबसे ज़्यादा उपयोगी किस लिए है ये, कॉफ़ी की खेती के लिए और छिड़काव लॉन के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि छिड़काव स्प्रिंकलर सिस्टम किसे कहते हैं। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। इसका उपयोग हम की पॉइंट्स में बता रहे हैं। इसका उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर कम मात्रा में जल होता है। इसके सिरों पर नोजल लगा होता है। नोजल के द्वारा पानी बाहर निकलता है, ऐसा लगता है कि बारिश हो रही हो। और इसका उपयोग मुख्यतः कॉफ़ी की खेती के लिए किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब दूसरे टाइप्स की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम क्या है, इसको आप समझ लेते हैं लाइन बाय लाइन। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, अब नीचे देखिए, ये ड्रिप सिस्टम है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मोटर की मदद से पौधों तक पानी कैसे पहुंचाया जा रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें पौधा है और पौधों के जड़ों में छोटे छोटे से उसमें पाइप लगाया गया है। अब पाइप जो है उसमें से बूंद बूंद करके पानी सीधा पेड़ों की जड़ों में गिर रहा है। अब कैसे गिर रहा है, मैंने आपको समझा दिया कि मोटर की मदद से पौधों के जड़ों में डायरेक्ट पानी पहुंचाया जा रहा है। हर एक पौधों के जड़ों में एक पाइप लगा दिया गया है जिससे पाइप से बूंद बूंद करके पानी गिर रही है। आगे बढ़ते हैं। फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए यह सर्वोत्तम तरीका है। जो छोटे छोटे से पौधे होते हैं उन्हें पानी देने के लिए क्या सर्वोत्तम तरीका है, मतलब बढ़िया तरीका है। फलदार पौधे जो फल देते हैं, छोटे छोटे से पौधे होते हैं, उन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें यह पानी ऐसे पहुंचाया जाता है जैसे बगीचों में वृक्षों को पानी देने के लिए। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। जैसे कि आपने ऊपर देखा, मोट से कई अन्य तरीका जो मवेशी लोग यूज़ करते हैं पानी पहुंचाने के लिए खेतों में। इसमें क्या है कि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में वेस्ट होता है और इसमें जो ड्रिप सिस्टम है इसमें पानी जो है वो बूंद बूंद करके सीधा पेड़ों की जड़ों में पहुंचाया जा रहा है। इससे पानी बिल्कुल भी व्यर्थ वेस्ट नहीं होता है। अंततः यह जल को कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान साबित होता है। कहने का ये मतलब है कि जिस पौधों को पानी नहीं मिल पा रहा है उस पौधों के लिए यह एक वरदान है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, खरपतवार से सुरक्षा। अब खरपतवार क्या है, जैसे कि मैंने आपको पार्ट सेकंड या थर्ड के वीडियो में बताया था कि खरपतवार भी कुछ पौधों के साथ आ जाते हैं। अब खरपतवार क्या है, आज हम इस वीडियो में भी इसको डिस्कस करेंगे। खरपतवार क्या होता है, मैं पहले आपको ऐसे समझा देता हूँ। खरपतवार का मतलब होता है जैसे कि आपने गेहूँ का पौधा उगाया, गेहूँ का पौधा उगाते समय उसमें छोटे छोटे से पौधे निकल आ जाते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। जो हमें किसी काम का ही नहीं है उससे खरपतवार कहते हैं। अब खरपतवार कैसे आया, इसको कैसे हटाना है, किस प्रकार से हटाएंगे जिससे हमारे पेड़ों को भी नुकसान ना पहुँचे, तो इस वीडियो में इससे ही डिस्कस कर लेते हैं। खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। जब वो गेहूं का पौधा देखने गए तो उनके साथ साथ कुछ घास भी निकल आ जाते हैं। क्यों, उसको हम कैसे हटाएंगे, ये उन्हें बूझो ने बताया गया है। खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। सीधा सा डेफिनेशन है, खेतों में अन्य प्रकार के पौधे हम उगाते हैं जैसे गेहूं के, मक्के के, धान के,
हम इन सब चीज़ों के पौधे उगाते हैं। बट उसके साथ साथ क्या है, एक अवांछित पौधे जो नेचुरली होता है, प्राकृतिक होता है, उसका कोई हम बीज नहीं डालते, उसमें वो अपने आप निकल आता है पौधों के साथ में, उसे ही हम खरपतवार कहते हैं। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जो पौधा हम खेत में उगाते हैं उसके साथ जो अवांछित पौधे निकल आते हैं, उग जाते हैं, उसे हम खरपतवार कहते हैं। अब खरपतवार हटाएंगे कैसे? खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। ये जो वर्ड है खरपतवार, निराई, कुछ ऐसे भी अन्य वर्ड भी है, शब्द हैं, उसको ज़रूर याद करें। इसी से हमें पेपर में नंबर मिलता है। जब हम कीवर्ड्स जो मोटे मोटे वर्ड्स हैं, इन्हें हमें पेपर में यूज़ करना चाहिए, इससे हमें ज़्यादा मार्क्स मिलता है। खरपतवार हटाने के लिए, खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसलों की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। अगर हमारे पेपर में आ गया खरपतवार से हमारे पौधों पर क्या प्रभाव आता है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं उत्तर कि क्योंकि खरपतवार के लिए हमने खेत में वो जल नहीं डाला, हमने खाद नहीं डाला, हमने डाला अपने पौधों के लिए। जो हमने पौधा उगाया है उससे हमें लाभ मिले, हमने इसके लिए खाद डाला है, खरपतवार के लिए थोड़ी डाला है। लेकिन खरपतवार क्या है, उसमें परेशानी मुश्किल आ जाता है। हमने डाला है पौधों के लिए जल, पोषक और खाद, लेकिन क्या होता है कि जो खरपतवार है उन्हें भी वो सारा का सारा क्या है, अपने तरफ भी प्रोटीन जितने भी हमने पोषक डाला है उससे भी वो मिल जाता है। तो क्या हुआ, पौधों को तो पहली बात है कि उतना भरपूर मात्रा में उसे पोषक नहीं मिल पाता है। दूसरा, प्रकाश की स्पर्धा कर फसलों की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। जिस प्रकार पौधों के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है, तो उसमें जो खरपतवार निकल आता है उसके साथ साथ जो पौधे लगे होते हैं उनको अच्छी तरीके से सूर्य का प्रकाश भी नहीं मिल पाता, इसमें भी वो बाधा डालता है। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे ऐसे प्रकार के नेचुरली पौधे प्राकृतिक रूप से निकल आते हैं जो जानवरों के लिए, मनुष्यों के लिए बिल्कुल विषैले हैं, जहरीले हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। अब किसान को खरपतवार के तो कुछ पैसे मिलेंगे नहीं, पौधों को ही मिलेंगे, लेकिन क्या है, खरपतवार इसमें मुश्किल पैदा कर रहा है, उसको अच्छी तरीके से पोषण नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो किसान भी क्या करता है, कुछ ना कुछ तो वो भी करेगा, उसका नुकसान हो जा रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तरीका आजमाता है। अब क्या तरीका है? फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। जब हम फसल उगा के खेत को छोड़ देते हैं, फिर उसमें हम जुताई करते हैं, तो क्या होता है, अंदर की जो जितने भी खरपतवार है वो ऊपर निकल आ जाती है, उसको हम वहाँ से फेंक देते हैं उखाड़ के। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उन्हें पुष्पन एवं बीज बनने के पहले का होता है। जब हम खेतों में बीज डालते हैं तो उसमें क्या होता है, उस टाइम पे छोटे छोटे से पौधे निकल आ जाते हैं। जब तक उसमें बीज फॉर्मेशन नहीं हो, जब तक उसमें बीज नहीं बनेगा, तब तक उत्तम तरीका है कि उसमें से हम खरपतवार को निकाल के फेंक दें, क्योंकि उस टाइम छोटा छोटा सा खरपतवार होता है। अगर उसे हम इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, तो बड़ा हो जाएगा और जिससे कि हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़ अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। जब क्या होता है कि पौधों के साथ साथ जब खरपतवार निकल आता है उसे हम हाथ से भी उखाड़ के फेंक देते हैं, खुरपी से भी हम काट देते हैं, ठीक है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। अब ये रसायन कहाँ से आ गया? रसायन का मतलब केमिकल। अब एक बड़ा सा खेत है, बड़े पैमाने पर किसान ने गेहूं का खेत उगाया है। अब वो कितने देर बैठ के उसमें से वो उखाड़ता रहेगा, हाथ से खुरपी से हटाता रहेगा। इसीलिए अब ये क्या यूज़ करते हैं, रसायन का उपयोग करते हैं, केमिकल का यूज़ करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, खरपतवारनाशी कहते हैं। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। इस खरपतवारनाशी को जरूर याद करें। खरपतवारनाशी और खरपतवार दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है। खरपतवार क्या होता है, जो पौधों के बीच अवांछित पौधे निकल आते हैं उसे खरपतवार कहते हैं, और खरपतवारनाशी उसे कहते हैं जिससे रसायनों के उपयोग से
खरपतवार पर नियंत्रण सके उसे हम खरपतवारनाशी कहते हैं। हमारे मन में कई प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जब हम खेतों में केमिकल डालेंगे उससे क्या प्रभाव पड़ेगा पौधों पर, मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही फसल हम खाएंगे भी, तो इसको भी हम समझते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छे से समझ में आ रहा हो कॉन्सेप्ट, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। यह साफ साफ लिखा है, जब हम खेतों में केमिकल का खरपतवारनाशी का जब छिड़काव करते हैं उससे खरपतवार मर जाते हैं लेकिन हमारे पौधों पर कोई भी हानि नहीं होती। खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। अब इसमें बताया गया है कि हम खरपतवारनाशी का खेतों में किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। केमिकल को ऐसे ही तो हम नहीं डाल सकते जैसे हम पानी डाल दें खेत में। अगर ज़्यादा मात्रा में हम केमिकल डालेंगे तो सारा का सारा पौधा ही मर जाएगा। तो कैसे डालेंगे उसे, जैसे स्प्रे की मदद से। स्प्रे की मदद से क्या होता है कि उसमें स्प्रे की मदद से डायरेक्ट हम केमिकल नहीं डालते, उसमें हम पानी का मिलावट भी करते हैं। आधा पानी होता है आधा केमिकल होता है, उसको हम स्प्रे की मदद से खेतों में डालते हैं। आगे है, जैसा पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। जब खेतों में पुष्प नहीं आया होता, जब बीज बनता नहीं है, उस टाइम भी खरपतवार का यूज़ करते हैं। खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अब किस प्रकार से प्रभाव पड़ सकता है, जब वो खेतों में किसान छिड़काव कर रहा है, अपने खेतों में केमिकल का यूज़ कर रहा है, उस समय उसको क्या चीज़ की सावधानी पूर्वक बरतनी चाहिए, ये भी आगे इसमें बताया गया है। अंततः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। वो केमिकल इतना ख़राब होता है कि मनुष्य के शरीर पर भी उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, जब खेतों में छिड़काव कर रहे हैं तो छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। ये जो केमिकल है वो हमारे मुंह नाक के द्वारा मुंह में न चला जाए जिससे कि हम बीमार न पड़े। इसीलिए वहाँ पे कपड़ों से नाक और मुंह को ढक के छिड़काव करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको सिंचाई का टॉपिक समझ में आया होगा। और हमारा अगला टॉपिक है कटाई। अब हमने पौधों उगा लिया, सिंचाई किया, उसमें पानी डाला, उसका पालन पोषण किया, पोषक दिया, उसके बाद जब फसल पक जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, काटेंगे ही, सब काटते हैं। तो उसमें क्या पढ़ेंगे कटाई में, देख लेते हैं। कटाई टॉपिक भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पौधे उगाने के बाद हमने उसको में सिंचाई किया, पोषक डाला, खाद डाला, तो उसका नॉर्मली है, फसल तो पकेगा ही, पकने के बाद उसे हम काटेंगे ही। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है काटने में, ये भी पढ़ेंगे। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। जब हमारा खेत में फसल पक जाता है उसे हम काटते हैं, उसी काटने को हम क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में, मैं आपको उतनी बुक के लैंग्वेज में नहीं बता रहा, मैं अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। क्या मतलब है, अगर हम जब हमारा फसल पक गया है उसको या तो पकड़ के जड़ से सीधा उखाड़ लेते हैं या फिर जड़ में हम जो ये है दराती, आप देख पा रहे होंगे चित्र 1.7 में जो दराती देख पा रहे होंगे, उससे समतल ज़मीन में दराती को चिपका के जब उसे काटते हैं तो उसे वैसे भी हम इसको काट सकते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद कर लेना कि एक पौधे को पकने में कितना समय लगता है, 3 से 4 महीने लगता है। इस पर ज़रूर क्वेश्चन आएगा। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। दराती को हम किस प्रकार से हाथ से काटते हैं, वो भी कैसे काटते हैं, समतल के बराबर काटते हैं। समतल या धरातल, जो धरती ज़मीन है, जो पौधों की जहाँ से जड़ें लगती है वहीं से हम उसको काट लेते हैं। अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। अब क्या है कि पहले ज़माने में अब दराती का उपयोग करते थे, अब लेकिन धीरे धीरे क्या है, हमारा जो टेक्निकल है, जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही डेवलप होता जा रहा है। तो उसके बदले में एक मशीन आ गया है जिसे हमें हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टर की मदद से भी हम फसलों को काट सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है, हार्वेस्टर किसे कहते हैं। जैसे मशीन है, मशीन का उपयोग करके जिसे हार्वेस्टर कहते हैं, कटाई करते हैं।
काटी गई फसलों से बीज दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे कि आपने अपने गांव में देखा होगा कि जब हम फसल काट के लाते हैं उसे मशीन में डाल के बीज को अलग करते हैं और जो भूसे होते हैं उसको अलग करते हैं। जैसे गेहूं का एग्जांपल ले लेते हैं। गेहूं जब हम लाते हैं उसको हम गेहूं के दाने को पहले अलग करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको थ्रेसिंग में, फिर उसको मशीन में डालते हैं। मशीन में डालने के बाद जो है वो जो बीज है उसका, जो भी हमारा गेहूं है वो बाहर आ जाता है और बाकी जो भूसे हैं वो एक साइड जमा होता जाता है। इसे क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। अब हार्वेस्टर क्या है? हार्वेस्टर है जो फसल को कटाई करता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें कंबाइन है। चित्र 1.8 में कंबाइन है। इसमें फसल जो पीछे से कट भी रही है और आगे से देख पा रहे होंगे यहाँ जो है ये ऊपर में जो है छोटा सा बना हुआ है, इसमें फसल डालते हैं और आगे देख पा रहे होंगे जहाँ पे कैट लिखा है उसके आगे भूसा गिरता है नीचे, सबसे आगे वाले पहिए के सामने यहाँ पे भूसा गिरता है, ठीक उसके ऊपर हम उसमें फसल डालते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। दोनों एक ही है, हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों एक ही रूप है, एक ही मशीन है। आगे है, छोटे खेत वाले किसान अनाज के दोनों को फटक कर विनोइंग अलग करते हैं। आप इस विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। अब छोटे खेत वाले किसान, जो छोटे छोटे खेत में जो किसान काम करते हैं उसके पास उतनी तो टेक्नोलॉजी है नहीं, उनके पास उतना भी पैसा नहीं है, इनकम नहीं है जिससे कि वो मशीन से करवा सके। तो क्या करते हैं? वो फटकते हैं। क्या मतलब है फटकना? जब हम गेहूं के पौधे जो हम फसल काट के लाते हैं उसको ज़मीन पे चाहे किसी पत्थर पे पटक पटक के फटकते हैं। फटकने के बाद जो दाना है वो अलग हो जाता है और जो हमारा राख बच जाता है उसको अलग करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? विनोइंग। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एक मशीन भी है, ये बहुत ज़्यादा गांव में देखने को ही मिलता है। इसको किस प्रकार से फटकते हैं? इसको हम ऐसे भी फटक सकते हैं। तो ये तो आपने पढ़ लिया कि कटाई किसे कहते हैं। कटाई उसे कहते हैं जब हमारा फसल पक जाता है उसके बाद हम कटाई कहते हैं, ठीक है। उसमें पढ़ा कि कटाई के किस प्रकार करते हैं, ट्रेडिशनल भी कर सकते हैं, जो मशीन आ चुकी है आज के युगों में जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि कटाई पर्व कब होता है। अब ऐसे कई सारे स्टेट्स होते हैं जहाँ पे कटाई पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। बहुत मेहनत से बहुत किसान जो है बहुत परिश्रम करता है इसके पीछे। उसके बाद फसल पकने के बाद उसे जो पैसा मिलता है, आप सोच ही सकते हैं कि कितनी खुशी होती है। स्वर्णिम दानों से हरी भरी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। जब किसान अपने खेतों में देखता है कि फसल लहलहा रही है, बिल्कुल पक चुकी है, तो इतनी खुशी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पिछली ऋतु में प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाओं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। अब किसान बिल्कुल इसको हर्षोल्लास और खुशी के साथ इस पर्व को मनाता है। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्य एवं बिहू जुड़े हुए हैं। आप अपने सीखा कि कटाई भी कर लिया। अब कटाई करके जो हम फसल लेके आते हैं उसको हम कहाँ रखेंगे इसको? उसे हम क्या कहते हैं? भंडारण कहते हैं। अब भंडारण है, अब इसको क्या है भंडारण, इसको भी पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो, उन्हें नमी, कीट, चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। जब हम फसल को काट के लाते हैं उसे हम स्टोर करके रखते हैं अपने घरों में। जैसे गांव में कहते हैं बोरा में रखते हैं, कहीं भी रखो, उसे स्टोर कहलाता है। जब हम पौधों को भंडारण करके रखते हैं तो उसको क्या करना होता है? फसल को दानों को अधिक समय तक में ऐसे नहीं रख सकते। अगर उसमें नमी आ गई तो फसल खराब हो जाएगा, अगर उसमें कीट लग गया, चूहे आ गए, तो पूरे का पूरा जो दाना है हमारे इतनी मेहनत से 3-4 महीनों में उगा है, सारा का सारा क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? फसल का उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है और फसलों को अधिक समय तक हमें ऐसे नहीं रखना चाहिए। ना तो उसमें कीट,
चूहे, सूक्ष्मजीव जैसे इन सब से हमें सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। जब हम फसल काट के लाते हैं तो उसमें पहले से पानी डाले होते हैं। अब पानी डाल पहले से उसमें होता है तो क्या होता है, पहले से वो नमी होती है उसमें, उसको हम पहले क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसलों के दानों बीज को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उन्हें खराब होने में अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वह अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। जब हम नया फसल काट के लाते हैं उसमें क्या होता है, नमी होता है। नमी को उसको हम सुखाते हैं धूप में। अगर हम बिना सुखाए इसको हम स्टोर करके रख लें, भंडारण करके रख लें, तो जल्दी ही ये ख़राब हो जाएगा। और अगर हम बीज को इस साल जो हमारा 3-4 महीने में जो पौधा से हमें मिला है उसको हम नेक्स्ट ईयर भी उसको हम बोने के लिए हम रखते हैं। लेकिन अगर हम इसको बिना सुखाए रख देंगे तो हमारे अंकुरण भंडार वो अनुपयोगी हो जाता है, उसको हम उपयोग नहीं कर सकते। अंततः भंडारण से पहले बीजों को धूप में सुखाना बहुत ही आवश्यक है। ये आपने अब सुखाते किस लिए, सुखाते इसलिए हैं क्योंकि उसमें नमी ना आए। ठीक है, अगर हम बीजों को सुखा कर रखेंगे तो इसमें किन किन चीज़ों से सुरक्षा मिलेगा, कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से हमें सुरक्षा मिलता है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र बीन्स में करते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जो बीन्स बड़े पात्र होते हैं, जैसे जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र बीन्स में करते हैं। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण गृहों में किया जाता है। जैसे कि आप नीचे डायग्राम देख पा रहे होंगे कि जो बड़ा बड़ा भंडारण होता है जहाँ पर बड़े पैमाने पर बीज, जहाँ 100 कुंटल 50 कुंटल जो गेहूँ है, चावल है, वहाँ पर स्टोर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं। भंडारण गृहों में किए जाते हैं जिससे उनको, ये जैसे आप देख पा रहे होंगे अनाज भंडारण हेतु साइलो, इतना बड़ा इसमें फैक्ट्री होता है, इसमें भंडारण को, फसल को, बीजों को इसमें स्टोर करके रखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंड ऑफ द चैप्टर का जंतुओं से भोजन। अब जंतुओं से भोजन इसको हम समझेंगे।